हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आए सेलम स्लॉट के सीक्वल और रिटर्न टू सेलम स्लॉट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं लैरी कोहन, जिन्होंने सेलम स्लॉट को बनाने के लिए भी काफी हाथ पैर मारे थे और वो इन्हें मिली नहीं थी। वैसे इन्हें जाना जाता है इट्स अ लाइफ फ्रेंचाइज के लिए, और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 1 में इनका एपिसोड था पिक मी अप, जो कि इनका आखिरी प्रोजेक्ट था। सेलम स्लॉट एक मिनी सीरीज थी, पर सीक्वल को एक मूवी बनाया गया। हालांकि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं गया, वो मैं आपको बताऊंगा एंड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जो नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, जो कि एक ट्राइब में किसी आदमी को सैक्रिफाइस होते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। और बीच में ही पुलिस आ गई, जिससे जो का काम खराब हो गया। लेकिन पुलिस उसी के लिए आई थी क्योंकि उसकी एक्स वाइफ सैली का बार बार फोन आ रहा है। सैली बताती है कि जो के बेटे जेरेमी की तबीयत काफी खराब है, इसे जल्दी वापस जाना होगा। अब जो को अपने बेटे की कोई खास चिंता तो है नहीं, फिर भी वो चला गया। और वापस जाकर उसे झटका लगा क्योंकि जेरेमी तो एकदम ठीक ठाक था, बस इसकी हरकतें थोड़ी खराब है, जिस वजह से सैली इसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। ये बहुत जिद्दी है, जो मन में आता है वो करता है। सैली और उसके हस्बैंड एलन की सुनता ही नहीं। जब से सैली और जो का डिवोर्स हुआ है, तब से जो एक बार भी अपने बेटे से नहीं मिला, 3 साल में एक बार भी नहीं। इसलिए अब सैली भी अपना पल्ला झाड़ रही है। जेरेमी को जो के पास छोड़कर वो चली गई, और इनकी कार की ये हालत भी जेरेमी ने की। अब जो के पास अपना ही कोई ठिकाना नहीं है, तो जेरेमी को ये कहाँ पर रखेगा। हाँ, पर इसकी आंट क्लारा मरने से पहले इसके नाम पर अपना घर छोड़कर गई थी, और वो घर कहाँ पर है? सेलम स्लॉट में। तो अब ये दोनों वहीं पर जाएंगे। एक पुरानी कार बाय करके वो निकल पड़े, और रास्ते में जेरेमी मजे में सिगरेट फूंक रहा था, तो जो ने उससे सिगरेट छीनकर उसे कार पकड़ा दी। अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, मेरी भी डाल। खैर, टाउन में जाकर वो गैस स्टेशन पर रुके, तब हमने देखा कि टाउन का नाम फिर से जेरूसलम स्लॉट कर दिया। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि पूरा टाउन शांत है, आसपास कोई भी नहीं, बस एक ये मैकेनिक है, और इसके अलावा एक लेडी अपने बच्चे के साथ बाहर निकली, वरना पूरा टाउन वीरान है। ये दोनों तो आगे बढ़ गए, और इनके जाते ही घरों में से आवाजें आने लगी। टाउन के सभी लोग घरों के अंदर हैं, और वो इन दोनों के आने की ही बातें कर रहे हैं। जो को वो पहले से जानते हैं, ये उनकी बातों से पता चला। और वो दोनों क्लारा के घर पहुंचे, जो कि टाउन से थोड़ा बाहर है, और घर पूरी तरह खंडर है। अगर इसमें रहना है तो मरम्मत करनी होगी। जो की आंट का पूरा नाम क्लारा हुपर था। सेलम स्लॉट के डायरेक्टर टोबी हुपर को होमाज है, और वो इसकी रियल आंट नहीं थी, बल्कि फैमिली फ्रेंड थी। उसका कोई बच्चा नहीं था, तो अपना घर इसके नाम कर गई। वो दोनों अभी घर को देख ही रहे थे कि तभी ऑफिसर रेंस अपने डेप्यूटी के साथ वहां पर आ गया। जो ने उसे पेपर्स दिखाए कि ये घर मेरे नाम पर है, तो पेपर्स वो साथ लेकर चला गया, और जाते जाते बोल कर गया कि ये पेपर्स टाउन के मेयर जज एक्सल के घर जाकर ले लेना। इसी बीच जेरेमी घूमता हुआ स्कूल में पहुंच चुका था, लेकिन स्कूल भी पूरा खाली था। बस एक वार्डन था जिसने जेरेमी को डरा कर भगा दिया। टाउन में क्या चल रहा है वो ऑब्वियस है, और रात होते ही सब कुछ साफ हो गया। रात होने पर मैकेनिक ने अपनी शॉप ओपन की, और शॉप के अंदर रखे थे कॉफिन्स, जिनमें से टाउन के निवासी यानी कि वैम्पायर्स निकल रहे थे। ये पूरा टाउन वैम्पायर्स का है, जो दिन में सोते हैं और रात को अपने अपने काम करते हैं, यानी ये टाउन रात में एक्टिव होता है। वैम्पायर्स के जो गुलाम हैं, जैसे कि ये मैकेनिक या ऑफिसर रेंस, दिन में वो टाउन को संभालते हैं, और इन गुलामों को वैम्पायर्स ने नाम दिया है ड्रोन्स। तो यहाँ पर आकर जो ने गलती कर दी, क्योंकि ये टाउन अब वैसा नहीं रहा जैसा इसके बचपन में था। पुलिस भी वैम्पायर्स की सेवक है, यानी मदद का कोई चांस ही नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिला। 4 टीनेजर्स मेन रोड से जा रहे थे, यानी टाउन को पार कर रहे थे, पर बीच में ऑफिसर रेंस ने उन्हें रोक लिया। तभी टाउन के लोग आए, और आते ही उनका खून पीने लगे। उनमें से 2 जान बचाने के लिए जंगल में भागे, पर जंगल में हेड वैम्पायर मौजूद था। उस भद्दे से वैम्पायर ने दोनों को ही मार डाला। लगता है बार्लो का भाई है, मार लो। अब ऑफिसर रेन भी थोड़ा अजीब है, पाप भी करता है और साथ में पुण्य भी। उन चारों में से
जेरी नाम की लड़की अभी बची हुई थी तो रेंस ने उसे बोला कि भागकर चर्च में चली जा, ये चर्च के अंदर नहीं जा सकते और जब ये दूर हट जाएंगे तो भागकर पहाड़ी वाले घर में चली जाना, वहाँ पर तुम्हारी मदद हो जाएगी। पहाड़ी वाला घर वही है जिसमें जेरेमी और जो हैं। तो इसका मतलब कि ये रेंस की चाल भी हो सकती है। अब एक ओल्ड लेडी शेरी को लपेटे में ले रही थी, वो तो किसी तरह शेरी वहाँ से भाग निकली। भागते हुए वो चर्च में पहुंची जहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी बीच दो बेघर आदमी जंगल के पास बैठे हुए थे। तभी टाउन के बच्चे स्कूल वाली यूनिफॉर्म में उनके पास पहुंचे और दोनों का सारा खून गटक गए। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर स्कूल भी तो जाना है। इधर शेरी इन दोनों के पास पहुंच चुकी थी और वो साफ साफ बता रही थी कि टाउन के लोगों ने मेरे दोस्तों को मार डाला, पूरा टाउन सन की है। और ये सब सुनने के बाद भी जो उसे लेकर पहुंचा जज एक्सेल के घर कि वो ही कुछ करेगा। जज के घर में डिनर चल रहा था जिसमें मौजूद था टाउन का डॉक्टर मिस्टर फैंटन, उसकी वाइफ और उसकी ग्रैंड डॉटर अमेंडा, जिसे देखते ही जेरेमी खिलखिला गया। अपने दादा के कहने पर अमेंडा जेरेमी को एक शादी दिखाने ले गई। तभी वहाँ पर आ जाती है जज एक्सेल की वाइफ मार्था और उसे देखते ही शेरी पैनिक करने लगी क्योंकि ये वही ओल्ड लेडी है जो इसे लपेटना चाहती थी। जब उसका पैनिक नहीं रुका तो सामने आई जो की आंट क्लारा। जो को तो यही पता था कि ये मर चुकी है लेकिन असल में ये बन चुकी है वैम्पायर। शेरी को वो ले गई और वहीं पर उसे मारकर उसका भी ब्लड डोनेट हो गया। अब जाकर जो की आंखें खुली पर वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि जज ने अपनी गन निकाल ली। अब आप सोचोगे कि वैम्पायर भला गन क्यों निकाल रहा है, क्योंकि ये बस जो को डराना चाहता है। मारना होता तो कब का मार देता। और असल में जज एक्सेल ही वो भद्दा सा वैम्पायर है, हेड वैम्पायर। वो जो को बता देता है कि ये पूरा टाउन वैम्पायर्स का है। इस टाउन में सबसे पुरानी प्रजाति रहती है जिसपे आज भी लोग यकीन नहीं करते। एक्सेल उसे टाउन का टूर कराने ले गया। पूरा टाउन एक्टिव हो चुका था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे और जेरेमी टाउन हॉल में वेडिंग देख रहा था, वो भी बच्चों की। दो वैम्पायर बच्चों की शादी हो रही थी। पहले तो जेरेमी को थोड़ा अजीब लगा पर अमेंडा साथ में थी तो उसने भी यही सोचा कि मेरा भी ऐसा ही कुछ बन जाए तो बढ़िया हो जाए। इधर एक्सेल जो को टाउन की डेयरी दिखा रहा था जहाँ पर ये कैटल्स पालते हैं, लेकिन दूध के लिए नहीं बल्कि खून के लिए। इंसानी खून से कई बार बीमारियां हो जाती है, कई वायरस आ जाते हैं, इसलिए अब ये जानवरों का खून पीते हैं, वो भी अपने खुद के पाले हुए। इंसानी खून भी कभी कभी पी लेते हैं जब कोई खास रात हो, जैसे आज है शादी की रात। पूरा टूर लेने के बाद जो अपनी आंट क्लारा से भी मिलता है और एक्सेल उसके सामने कई सारे वैम्पायर मिथ्स को तोड़कर दिखाता है, जैसे कि एक्सेल की वाइफ गार्लिक काट रही थी और मिरर में एक्सेल साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर सवाल यह है कि इस सब के पीछे का कारण क्या है, टूर क्यों दे रहा है, मिथ क्यों तोड़ रहा है और सबसे मेन बात जो अभी तक जिंदा क्यों है, उसके काम की वजह से। असल में जो को इस टाउन में लाना पूरी तरह प्लान था। एक्सेल चाहता है कि जो इनके बारे में एक किताब लिखे, जैसे एक रिलीजियस किताब होती है वैसे, ताकि 100-200 साल बाद जब धरती पे वैम्पायर्स का राज हो जाएगा तब नई पीढ़ी को पता चल सके कि उनके पूर्वजों ने कैसे शुरुआत की थी, कैसे एक टाउन बसाया था जहाँ पर अपनी डेली लाइफ को सॉर्ट किया, फिर धीरे धीरे और टाउन बसाए और फिर इंसानों को खत्म करके खुद ऊपर आ गए। ये किताब इनके शुरुआती दिनों के बारे में बताएगी, कैसे अमेरिका में आकर ये कामयाब हुए। इनका इतिहास लिखना है और जो को लिखना ही होगा, वरना ये और इसका बेटा दोनों इतिहास बन जाएंगे। बेटा तो अलग ही लाइन पर निकल पड़ा है, बेटे का मन तो लग गया, अब लगाना था बाप का। इसलिए क्लारा जो को लेकर गई उसकी बचपन की क्रश कैथी के पास, जो कि अब एक वैम्पायर है। पर जो ने इतना नहीं सोचा, उसने भी मन लगा ही लिया। टाउन में आना बाप बेटे के लिए सफल रहा। रात भर ना बेटे को बाप का पता, ना बाप को बेटे का। सुबह जब वैम्पायर्स के सोने का टाइम हो गया तब जाकर ये दोनों मिले। जो का कहना था कि हमें अभी इस टाउन से निकल जाना चाहिए, लेकिन जेरेमी तो अब कहीं भी नहीं जाने वाला। अमेंडा से शादी भी तो करनी है और वैसे भी टाउन से बाहर ये जा ही नहीं सकते क्योंकि ऑफिसर रेंस इनकी निगरानी पर है। अब घर जाते जेरेमी तो फटाफट घर की मरम्मत में लग गया और जल्दी जो भी हाथ बटाने लगा, पर तभी उसकी उंगली पर कट लग गया। तो जेरेमी ने क्या किया, उसका खून टेस्ट किया। अमेंडा तो छा गई इसके दिमाग पे। रात में जब वैम्पायर्स अपनी भूख मिटा रहे थे तभी एक बूढ़ा आदमी टाउन में एंटर हो गया जिसका नाम है वैनमीर। जेरेमी और जो स्कूल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो इन्हें मिल गया। वो किसी आदमी को ढूंढ रहा था पर ये टाइम ठीक नहीं, इसलिए जो ने उसे जल्दी से वहां से भगा दिया। फिर ये दोनों स्कूल में पहुंचे जहां पर इन्हें पता चला कि 300 साल पहले वैम्पायर्स अमेरिका की धरती पर आए थे, वो भी एक शिप में। पहले जहां पर ये रहते थे वहां पर इनका सफाया किया जा रहा था, इसलिए इन्हें यहाँ पर आना पड़ा। इस पोस्टर से पता चलता है कि स्कूल में ड्रैकुला का प्ले होने वाला है और ये पोस्टर एकदम सेलम स्लॉट के पोस्टर से सिमिलर है। अब क्लास के अंदर सारी एंटी ह्यूमन चीजें सिखाई जा रही थी, इसलिए जो जेरेमी को बाहर ले आया। प्लान तो था कि वापस घर जाना है, पर सामने कैथी आ गई, इसलिए जो फिर से जेरेमी को छोड़कर कैथी के
साथ चलता बना। सब कुछ जज एक्सल के प्लान के मुताबिक चल रहा है। बाप पर अलग तरह से कब्जा और बेटे पर अलग तरह से, हालांकि रास्ता तो सेम ही है। खैर सुबह होने से पहले जब जो अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि जेरमी अकेले में हंसे जा रहा था। वो जो को बता देता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं भी एक वैम्पायर बनकर इसी टाउन में रहूंगा। और ये सुनकर जो हिल गया। उसे पता है कि जेरमी ने एक बार ठान लिया फिर वो किसी की नहीं सुनता। अब तो ये गया। अगली सुबह जो देखता है कि जेरमी काफी वीक फील कर रहा है और अब सनलाइट उसे चुभ रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये सारा असर है अमेंडा का, जो समझ चुका था कि अब तो यहाँ से निकलना होगा। जेरमी को गोद में लेकर वो जंगल के रास्ते टाउन से बाहर निकलना चाह रहा था ताकि किसी को पता न चले, लेकिन रास्ते में ही ड्रोन्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। एक को जान से मारने में जो कामयाब हो गया, लेकिन इसके बाद जो को भी काबू कर लिया गया। उसकी आंख खुली जज एक्सल के घर में, जहाँ पर उसे एक बुरी खबर मिली और एक अच्छी, या शायद दोनों बुरी। अच्छी खबर यह है कि कैथी माँ बनने वाली है और उसके पेट में इसी का बच्चा है जो काफी जल्दी ग्रो हो रहा है। और बुरी खबर यह है कि जेरमी जल्दी रीबॉर्न होने वाला है एक रिचुअल के जरिए, यानी कि वैम्पायर बनने वाला है। अब देखा जाए तो जो की इन्हें कोई जरूरत नहीं, पर एक्सल को थोड़ा लालच था, इसलिए उसने जो को एक आखिरी चांस दिया कि हमारी किताब लिख वरना हम जेरमी को वैम्पायर बना देंगे। और जब तक किताब पूरी नहीं होती तब तक जेरमी तो उससे दूर रहेगा। मजबूरी थी इसलिए जो भी राजी हो गया। फिर अगले दिन वो जाकर रेंस से मिला और रेंस ने उसे बताया कि एक्सल मेरा दादा है, वैम्पायर का पोता इंसान है। ऐसे खतरनाक लॉजिक इस मूवी में भरे पड़े हैं। फिर वो पहुंचा मैकेनिक के पास और वहां पर सामने ही उसे वैन मेयर फिर से मिल गया। वो अब भी सेम आदमी को ढूंढ रहा है जो कि इस टाउन में रहता ही नहीं। सारे ड्रोन्स की नजर उसी पर थी, इसलिए जो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। घर जाकर वो सोया ही था कि तभी उसके पास आ गया जेरमी एक ड्रोन बनकर। वो उसे स्कूल ले जाना चाहता था ताकि बच्चे थोड़ा नाश्ता कर सके, लेकिन जो ने ऐसा होने नहीं दिया। उल्टा उसने जेरमी को पकड़ लिया और तब उन दोनों को पता चला कि वैन मेयर कोई लाचार बूढ़ा आदमी नहीं है बल्कि एक नाजी हंटर है। एक नाजी को ढूंढता फिर रहा है उसे मारने के लिए। तो अगर वैम्पायर्स को मारना पड़ जाए तब भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहले उसने जेरमी को सीधा किया, फिर दोनों को साथ लेकर वो निकल पड़ा चर्च की तरफ, क्योंकि वहां पर ये सेफ रहेंगे। रास्ते में ड्रोन्स और वैम्पायर्स मिल रहे थे तो उन्हें भी उड़ाता चल रहा था। फिर जैसे ही वो तीनों चर्च में पहुंचे, पुलिस ने वहां से गुजर रही एक बस को रोक लिया क्योंकि जो ने डील तोड़ दी। बस में जितने भी पैसेंजर्स थे सबको बाहर निकाला। फिर वैम्पायर्स उन पर टूट पड़े और ये देखकर जेरमी को एहसास हुआ कि उसे इनके जैसा नहीं बनना। फिर उन तीनों ने बैठकर स्टेक्स बनाए। सुबह होते ही ये एक एक वैम्पायर को चुन चुन कर मारेंगे, क्योंकि वैम्पायर्स अपने घरों के बेसमेंट में सोते हैं, तो बस घर में घुसेंगे और उनके दिल में स्टेक घुसाकर उन्हें मारते चलेंगे। प्लान काफी सिंपल था, लेकिन इसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। जागने में उन्होंने देर कर दी। जब तक सोकर उठे तब तक आधा दिन निकल चुका था। अब थोड़ी मुश्किल होगी। जेरमी को चर्च में छोड़कर वो दोनों मिशन पर निकल पड़े। एक एक घर में जाते और वैम्पायर्स को मारकर आगे बढ़ते। और जब एक्सल के घर में पहुंचे तो देखा कि एक्सल और उसकी वाइफ अपने कॉफिन्स में थे ही नहीं, वो इनसे ज्यादा चालाक हैं। फिर भी इन दोनों ने अपना काम जारी रखा। जितनी गिनती कम होगी उतना बेहतर होगा। लेकिन एक घर में उनका वेट कर रहा था ऑफिसर रेंस इन्हें मारता उससे पहले वैन मेयर ने उसे गोली मार दी। फुर्ती बहुत है। फिर बाहर निकलकर डेप्यूटी को मारा और साथ में एक ड्रोन को भी। इसी बीच अमेंडा दुल्हन बनकर जेरमी के पास पहुंच चुकी थी। वही फेमस विंडो सीन बनाया जा रहा है, पर ये दिन में बाहर कैसे निकली? क्या ये सिर्फ जेरमी के दिमाग में है या फिर मूवी बनाने वाले हमें पागल समझते हैं? इधर ये दोनों कैथी को मारने पहुंचे तो वैन मेयर का पैर एक ट्रैप में फंस गया। वहां के वैम्पायर्स उसे मार देते, वो तो जो ने आकर उसे बचा लिया थोड़ा होली वाटर यूज करके। चोटिल होने के बाद भी वैन मेयर रुका नहीं, एक ही टांग पर आगे बढ़ता रहा। दोनों चर्च में पहुंचे तो देखा कि जेरमी वहां पर था ही नहीं। ये जानते हैं कि जेरमी मिलेगा स्कूल में, जहां पर सारे वैम्पायर्स जमा होंगे क्योंकि रात होने वाली है। जेरमी को तो बचाना ही था, इसलिए घरों को आग लगाते हुए वो स्कूल तक पहुंचे, जहां पर सभी वैम्पायर्स ने उन्हें घेर लिया। वहां पर जज एक्सल वैन मेयर को बोलता है कि ला तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूं तुझे वैम्पायर बनाकर, पर वैन मेयर ने बोला कि इतना जी लिया बहुत है। ये सुनकर एक्सल जेरमी को खत्म करने वाला था, सेम वैसे ही जैसे इन दोनों ने एक्सल के साथियों को खत्म किया। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया क्योंकि बीच में ही वैन मेयर ने उसके माथे में गोली मार दी। अब वो गुस्सा हो चुका था, इसलिए एक और मारी, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ। वो वैन मेयर की तरफ बढ़ रहा था तो वैन मेयर ने खुद को ही गोली मार ली, क्योंकि वैम्पायर के हाथों उसे नहीं मरना था। इसी का फायदा उठाकर जो जेरमी को लेकर स्कूल से बाहर निकल गया। कैथी ने जो को मारना चाहा तो जेरमी ने होली वाटर डालकर उसे भस्म कर दिया। फिर पूरे टाउन में आग लगाते हुए ये दोनों आगे बढ़े। अपने जलते हुए कॉफिन्स को बचाने के चक्कर में वैम्पायर्स भी साथ में जलकर
जाकर मरने लगे। अमेंडा तो खुद ही अपने जलते हुए कॉफिन में जाकर लेट गई। इसी बीच डॉक्टर को मारने के बाद ये दोनों एक बांध में पहुंचे जहां पर जज एक्सेल भी आ गया। जो ने उसका सामना किया, लेकिन जो के ऊपर वो भारी था। तब जेरेमी ने अमेरिकन फ्लैग उसके दिल के आर पार करके उसे चैन की नींद सुला दिया। पहले उसकी खाल गई, फिर वो जलकर ब्लास्ट हो गया। अब इन दोनों को टाउन से निकलना था तो वही बस इनके सामने आकर रुकी जिसे चला रहा था वैन मीर। इसने जमीन में गोली मारी थी, ना कि खुद को। इतना भी डरपोक नहीं है कि अपनी जान ले ले। अब वैम्पायर्स भी बस के अंदर आना चाह रहे थे, पर तभी सूरज निकल आया जिससे सारे वैम्पायर्स भुन गए। ये दोनों अपने रास्ते पर निकल गए, कैटल्स भी फ्री हो गई और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो गई। मूवी इतनी मास्टरपीस है कि अगर एक वर्ड में इसे डिफाइन करना हो तो वो होगा गार्बेज, कचरा। सेलम स्लॉट के नाम पर यह धब्बा है। असल में बस एक वैम्पायर की कॉलोनी का कॉन्सेप्ट था जिसमें थोड़ा अमेरिका के ऊपर सटायर मारना था, तो इसे बना दिया गया, वो भी सेलम स्लॉट के सीक्वल के तौर पर। सेलम स्लॉट से इसका कुछ लेना देना ही नहीं, ये कम्प्लीटली अलग मूवी है, पर सेलम स्लॉट के नाम से रिलीज कर दी ताकि ज्यादा लोग देखें। हमने भी तो इसलिए देखी। हॉरर के नाम पर हॉरर है नहीं, कॉमेडी के नाम पर कॉमेडी नहीं है, एक्टिंग वो बेकार है, स्टोरी कुछ है ही नहीं, लूप होल्स इतने हैं कि पूछो मत। और ये है सेलम स्लॉट का सीक्वल। फिल्म में बस एक ही चीज अच्छी थी, वो था वैन मीर का कैरेक्टर। उसी ने आकर थोड़ी जान डाली। फिर भी ये मूवी बकवास है, इसे भूल जाओ। अब आप समझे कि लैरी कोहन को सेलम स्लॉट बनाने क्यों नहीं मिली थी। इनफैक्ट उनकी स्क्रिप्ट को सबसे घटिया बताया गया था और अब आपने देख भी लिया। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। आप मानोगे नहीं, पर इसका बजट था $12 मिलियन, वो भी 80s में। और कमाई ये कर नहीं पाई क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते के लिए थिएटर्स में लगाई गई। एक हफ्ते के अंदर ही इतनी गालियां पड़ चुकी थी कि मजबूरन इसे थिएटर्स में से हटाना पड़ा। फिर इसे रिलीज किया गया था VHS पर। असल में सीक्वल का कोई प्लान था ही नहीं। लैरी कोहन ने सेलम स्लॉट के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी जिसे वार्नर ब्रोस ने रिजेक्ट किया था क्योंकि वो सबसे बेकार स्क्रिप्ट थी। फिर सालों बाद वार्नर ब्रोस ने लैरी कोहन को अप्रोच किया कि हमारे लिए एक लो बजट मूवी बना दो, पर लैरी अब भी सेलम स्लॉट पर ही अटके हुए थे। लैरी ने बोला कि चलो सेलम स्लॉट का सीक्वल बनाते हैं। इस बार वार्नर ब्रोस वाले भी मान गए क्योंकि उन्हें तो बस मूवी चाहिए थी, पर ये फैसला लेकर वो बाद में पछताए। ना बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। ये मूवी लैरी के करियर का लोएस्ट पॉइंट बन गई। शेरी यानी कि जिल गैट्स भी लैरी कोहन की बेटी है और वो अपने डैड की जिस भी मूवी में काम करती है उसमें मारी जाती है। वैन मीर यानी कि सैमुअल फुलर असल में एक डायरेक्टर थे और वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन भी। मूवी के पोस्टर में मिस्टर बार्लो दिखाई देता है, उसी का फेस दिखाकर मूवी को बेचा गया, जबकि मूवी के अंदर वो है ही नहीं। ये काफी रेयर होता है कि किसी मिनी सीरीज का सीक्वल आए, वो भी थिएटर्स में। ये फिल्म बैक टू बैक शूट हुई थी इट्स अलाइव 3 के साथ और ये दोनों मूवी सीधा VHS पर जाने वाली थी, फिर भी इन्हें कुछ दिनों के लिए थिएटर्स में लगाया गया। ये जेरेमी यानी कि रिकी एडिसन रीड की पहली और आखिरी फिल्म थी। ना तो इससे पहले किसी मूवी में नजर आए, ना इसके बाद। टारा रीड की ये पहली फिल्म थी। जॉन हैवक और एंड्रू डगन की आखिरी। फिल्म के अंदर जो ने विग पहनी हुई थी। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना क्योंकि मूवी तो आई नहीं होगी। और कमेंट करके बताओ कि अगले स्टीफन किंग वीक का थीम क्या होना चाहिए। आप कौन सी 3 मूवीज को फीचर होते देखना चाहोगे, कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब थोड़ा रहम खाए और चैनल को रेकमेंड करना स्टार्ट करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।